नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। यहां पर देखते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के लिए एक बहुत ही मेहनत के साथ मैराथन क्लास लाया हूं, जिसमें आपको फुल 300 मार्क्स का आपको पेपर देखने को मिलेगा। पूरा एग्जाम की तरह देखने को मिलेगा। 120 क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग सावधानी पूर्वक करें। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको फ्री में कहीं नहीं मिलेगा कि पूरा प्रैक्टिस सेट पूरा दिन मुझे लग गया था लिखते लिखते प्रश्नों को। तो आप लोग ज़रूर इसका लाभ उठाएं और देखें आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं और आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। बस ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको ज़रूर शेयर करें क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। आप लास्ट में मेंशन करें कि आपके कितने मार्क्स आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैथ और रीजनिंग देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में, और मैथ रीजनिंग के बाद आपको जीएस के समस्त पोर्शन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगभग 30 सेकंड समझिए, और एग्ज़ाम में ज़्यादा समय मिलेगा क्योंकि टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो पहला सवाल देखते हैं। आप सभी कोशिश करें, और आप मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ज़्यादा प्रश्न आपको भूल जाएंगे कि कितने आपने किए। तो जो भी आपसे गलत हो उसको कहीं पे नोट करते जाइए कि इतने प्रश्न मुझसे गलत हुए, तो लास्ट में आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल है, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, 1 से n तक कंटिन्यू लगातार संख्याएँ हों तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? n और ब्रैकेट में n+1/2, ये होता है फॉर्मूला। तो n मतलब कहाँ तक, तो यहाँ पर n बराबर क्या है 100 है। n बराबर क्या है फ्रेंड्स 100 है। ठीक है, कहाँ तक पूछा है 100 तक। तो n की वैल्यू हमें रख देना है 100। ठीक है, इनटू 100+1 क्या हो जाएगा 101/2। 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। 1 0 आ जाएगा, 5 एकम क्या आ जाएगा 5 और 0 का 0 और 5 एकम 5, कितना निकल के आ गया 5050। 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग कितना आ गया 5050 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। n+1/2 में आप वैल्यू रख दें। 50 तक भी निकाल सकते हैं, 1000 तक भी, कहीं पर तक आप निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, और लास्ट तक रहें क्योंकि पूरा सेट है, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। एक लड़के को अपनी जेब खर्च का 80% हिस्सा एक साथी को देने के बाद और बाकी के शेष का 6% दूसरे साथी को देने के बाद उसके पास 47 रुपये बचे। शुरुआत में लड़के को कितना जेब खर्च मिला। तो मैं मान लेता हूँ कि उसे स्टार्टिंग में फ्रेंड्स क्या मिला, स्टार्टिंग में उस लड़के को कितना जेब खर्च मिला, x मिला उसको। ठीक है, जेब खर्च का 80% हिस्सा एक साथी को देने के बाद, मतलब 80% तो उसने दे दिया। अब कितना बचा 20% बचा। 80 दे दिया तो कितना बचा 20% बचा, कितने का x का। तो कितना बचा x × 20/100, क्योंकि 80% तो उसने साथी को दे दिया। अब जो x × 20/100 बचा, ठीक है, इसके बाद बाकी के शेष का, शेष मतलब यही जो x × 20/100 है का 6% दूसरे साथी को दे दिया। इसका भी 6% दे दिया। क्या किया, इसका भी 6% दे दिया। मतलब टोटल कितना बचा 94% बचा। तो इंटू 94/100 कर देंगे, क्योंकि इसका भी तो उसने 6% दे दिया, तो 94% बचा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैलकुलेट इसको कर देंगे। तो बराबर में कितना बचा, उसके पास 47 बचे, तो बराबर में हम क्या करेंगे 47 रख देंगे। तो 47 एकम 47, 47 दूनी 94, और 20 एकम 20, 20 पंचे यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 से काटेंगे तो 50 बचेगा। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 5 का 50 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 25 हो जाएगा, और 0 का 0। तो x बराबर निकल के आ गया फ्रेंड्स 250। उसके पास स्टार्टिंग में कितना था, शुरुआत में लड़के को कितना जेब खर्च मिला था 250 रुपये। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आशा करता हूँ बहुत ही आसान था, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। एक व्यापारी अपने सामान की लागत कीमत पर 20% अधिक की कीमत लगाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उस पर 15% की छूट दे देता है। किस पर, अंकित मूल्य पर, जो उसने बढ़ा के लिख दिया है, बढ़ा के छाप दिया है, उस पर 15% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो बहुत आसान है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ प्रतिशत है, यहाँ पे भी प्रतिशत है, वो ऑप्शन भी प्रतिशत में। जब प्रतिशत है तो मनमानी संख्या मान सकते हैं, x वगैरह से लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लेते हैं लागत कीमत। लागत कीमत मैंने क्या मान लिया, लागत कीमत यानी किराया मूल्य। किराया मूल्य मैंने क्या मान लिया, लागत कीमत बराबर 100 रुपये मान लिया, क्योंकि मन से मान सकते हैं क्योंकि सभी प्रतिशत में दिए गए हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 20% अधिक छापा है। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 20% अधिक 100 का, तो कितना हो जाएगा 100
20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा अंकित मूल्य, क्योंकि लागत मूल्य पर 20% अधिक कीमत लगाई है। अब अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो 120 पर उसने क्या किया फ्रेंड्स? 15% की छूट दे दी। 15 की छूट दे दी मतलब कितने में बेचा? 85% में बेचा। तो इंटू 85/100, 5 से काटा तो कितना बचा? 17 पन्ना 85, ठीक है, और 5 से काटा तो 20 पंचे 100, ठीक है, और 0 से 0 कट गया, 2 से काटा तो कितना बचा? 2 से काटा, 2 छंग 12, 17 छक्का 102। 102 क्या आ गया? विक्रय मूल्य आया। इतने में बेचा उसने, 15% की छूट पर बेचा, तो 102 रुपये में बेचा, और 100 रुपये क्या था? क्रय मूल्य था। मतलब कितना था? 2% का लाभ हो गया। 100 पर ही हमें प्रतिशत लिया जाता है, तो 102 में बेचा तो कितने प्रतिशत का उसे लाभ होगा? 2% का लाभ हो गया। बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा। यदि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? हर प्रकार से आप इसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। 100 मानकर कर सकते हैं, x मानकर कर सकते हैं, अन्य तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक होता है 2m + m² अपॉन 100। m क्या है? प्रतिशत वृद्धि, तो m यहाँ पे कितनी है? 20% बढ़ा दी गई है। m बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे 2 × m यानी 20 × 2 तो क्या हो जाएगा? 40 + m² यानी 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 400/100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 40 और 4 44%। कितना आ गया? 44% हमारा आंसर आ जाएगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार का एक सवाल जरूर सभी परीक्षाओं में आता है, तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 44%। नेक्स्ट पर आते हैं हम। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,000, यदि उनकी कीमत का अनुपात 3:5:7 हो तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत ज्ञात करें। फ्रेंड्स, औसत मूल्य कितना दिया गया है? औसत मूल्य दिया गया है कितना? 15,000। कितनी वस्तुओं का? 3 वस्तुओं का। ध्यान रखें, औसत मूल्य यहीं से गलत हो सकता है, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 15,000 × 3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो औसत मूल्य है, तो 15×3 = 45, और 3 जीरो का 3 जीरो, ये आ गया कुल मूल्य, ठीक है। ये क्या आ गया निकल के फ्रेंड्स? कुल मूल्य आ गया 45,000। अनुपात क्या है? 3:5:7। तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत उन्होंने पूछी, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, सबसे सस्ता अनुपात किस में है? 3 के रूप में है, तो इंटू कर देंगे 3। क्या कर देंगे? 3, और अपॉन क्या कर देंगे? सभी अनुपातों का योग, 7 5 12 और 3 15। अब हम 15 से क्या करेंगे? इसे काट लेंगे, तो 15 दूनी 30, 15×3 = 45, और 3 जीरो ज्यों के त्यों, ठीक है फ्रेंड्स। अब 3 का होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि गुणा में 3 है, तो 3 3 9, और 3 जीरो आपके ज्यों के त्यों, तो क्या आ जाएगा निकल के? 9,000 रुपये। ये ऑप्शन सही आंसर होगा। सबसे सस्ती वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? 9,000 रुपये। और सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई भी डाउट है तो कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट देखते हैं। अंजलि 8 दिनों में एक काम कर सकती है, ठीक है। अंजलि ने यह काम ₹320 में लिया, पूरा काम, एक काम था, उसको कितने में लिया? 320 रुपये में। और लाभव्या क्या है? दूसरी लड़की है, उसकी मदद से मिलकर उसने वह 6 दिनों में काम कर लिया, दोनों ने मिलकर। लाभव्या का हिस्सा कितना है? उसे कितने रुपये फ्रेंड्स मिले? फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला होता है, अगर एक काम को ए दिन में करे कोई व्यक्ति और दूसरा उसी काम को बी दिन में करे, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे? AB/A-B, AB/A में करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दोनों मिलके, तो आप देखिए यहाँ पे अंजलि 8 दिन में कर सकती, तो अंजलि मान लीजिए ए है, वो 8 दिन में कर सकती, तो ए की वैल्यू हमने 8 रख दी, और लाभव्या की वैल्यू पता नहीं है, वह अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी, वही वैल्यू हमें निकालना है, तो उसका मान लिया एल दिन, ठीक है फ्रेंड्स, वो एल दिन में करेगी। बटे ए धन भी, ए बराबर तो 8 है, धन क्या आ जाएगा? लाभव्या का पता नहीं, तो एल रख दिया। ए क्या आ गया? अंजलि और लाभव्या दोनों मिलके कितने दिन में करेंगी, बराबर दिया है, दोनों ने मिलके 6 दिनों में काम खत्म कर दिया। कितने दिनों में कर दिया? 6 दिनों में इन लोगों ने काम खत्म कर दिया। अब हमने किया मल्टीप्लाई, तो 8L आपका क्या आ जाएगा? ज्यों का त्यों आ जाएगा, बराबर में इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका किस में? पूरे 6 में होगा, तो 8 छंग कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? 6L, कितना आ जाएगा? 6L। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6L इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 2L होगा, बचेगा, कितना बचेगा? 8L में से 6L गया, 2L बराबर 48 आपका ज्यों का त्यों। L बराबर क्या निकल के आ गया फ्रेंड्स? L बराबर आ गया, 2 से भाग देंगे तो 24 दूनी 48, 24। मतलब लाभव्या अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगी? 24 दिनों में। वो अंजलि कितने दिनों में करेगी? 8 दिन में। तो दोनों के कामों का जो समय है वो अनुपात क्या आ जाएगा? 8/24, 8/24 आ जाएगा, बराबर
8 एकम 8, 8 तिया 24, 1:3 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? 1:3। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख पा रहे हैं। अब अगर हम उनके हिस्सा पैसों के रूप में देखें तो इसका व्यतिक्रमानुपाती होता है, क्योंकि जो 1 है वो ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखना है कि अंजलि क्या है, जल्दी करती है काम। ठीक है, अगर अंजलि को क्या लगता है, कहने की बात है, अंजलि को 1 दिन लगता है तो उसी काम को लाभव्या को 3 दिन लगेगा करने को, तो उनमें रुपया उल्टे हिसाब में मिलेगा कि जो जल्दी काम करेगा उसे ज़्यादा मिलेगा। तो 1:3 काम में मिलता है तो पैसा मिलेगा उन्हें 3:1 में मिलेगा। ध्यान से समझें। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल 320 रुपये है। टोटल कितना है फ्रेंड्स? टोटल है उनके पास कितना? 320 रुपये मिलना है पूरे काम का, लेकिन उन्हें मिलेगा 3:1 में। तो लाभव्या का हिस्सा पूछा है तो लाभव्या का हिस्सा क्या आ जाएगा? 320 इंटू लाभव्या का हिस्सा यहाँ पे कितना है? 1 के रूप में, तो इंटू 1 बटे टोटल अनुपात कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 8 32 कितना आ जाएगा? 4 8 32 और 0 का 0 80 रुपये मिलेंगे। कितने बिल्कुल जीरो से मैंने समझाया, बिल्कुल विस्तार से, एक एक स्टेप बाय स्टेप। शायद हो जो किसी को समझ में नहीं आया होगा। तो लाभव्या का हिस्सा क्या हो जाएगा? 80 रुपये। इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। और जिसको भी समझ में नहीं आया हो ज़रूर कमेंट्स करके बताए। नेक्स्ट देखते हैं 7वां, और ज़रूर शेयर करते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। कम से कम एक व्यक्ति ज़रूर 10 लोगों को शेयर करे, और कमेंट्स बॉक्स में मार्क के साथ ये भी आप बताएं कि मैंने इतने लोगों को शेयर किया। ज़रूर फ्रेंड्स सहयोग करें। नेक्स्ट देखते हैं हम, रमेश 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरने वाली एक ट्रेन देख रहा है। ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई से आधी। यदि ट्रेन 2 मिनट में पुल से गुजरती है तो ट्रेन की गति ज्ञात करें, वो भी किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि सभी ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम पहले से ही अगर किलोमीटर प्रति घंटा में सभी इकाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पुल की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? पुल की लंबाई उन्होंने मेंशन कर रखी है, कितनी है? 1 किलोमीटर है। कितनी है? 1 किलोमीटर पुल की लंबाई है। ये पुल हो गया 1 किलोमीटर। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है, मतलब 500 मीटर, मतलब आधे किलोमीटर। 1/2 किलोमीटर। ये ट्रेन है पीछे और ये पुल है। ये हमारा क्या है? पुल है। पुल को मैंने पीछे लिख दिया है और ट्रेन को टी से लिख दिया है। अब फ्रेंड्स कब ट्रेन पार करेगी पुल को? जब वो पूरी पुल की लंबाई क्रॉस कर लेगी और अपनी लंबाई भी क्रॉस कर लेगी। मतलब कुल लंबाई क्या हो जाएगी? कुल लंबाई 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर, मतलब कितनी हो जाएगी? 1.5 किलोमीटर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 किलोमीटर। तो कुल लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई 1 किलोमीटर प्लस आधा किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, जिसे हम 3/2 किलोमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट में वो पार कर रही है, दिया गया है 2 मिनट में। तो समय टी बराबर क्या आ जाएगा? समय को हम टी से ही लिखते हैं। टी बराबर क्या आ जाएगा? 2 मिनट है। कितना है? 2 मिनट। तो इसे हम किस में बदलेंगे? घंटे में बदलेंगे। तो घंटे में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 मिनट है तो 60 से भाग दे देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, अगर 60 मिनट होते तो 1 घंटे हो जाता। तो बराबर क्या आ जाएगा? 1/30 घंटा। 1/30 घंटा आवर के लिए मैंने एच लिख दिया। अब पूछी गई है ट्रेन की गति यानी चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी तो 3/2 है, दूरी 3/2 है, बटे समय कितना है? समय 1/30 है। तो ये भाग देंगे तो उल्टा हो जाएगा। 1/30 है तो 30/1 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 15 बचेगा, और 15 × 45 इक्वल टू 45 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपकी निकल के आ गई क्या? ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही आंसर हो गया। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5-10 सेकंड का सवाल था। आपको समझ में आया इसलिए बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाया। नेक्स्ट देखते हैं 8वां, विभिन्न लंबाई के 2 रेखाखंडों पर बनाए गए 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर। बड़े रेखाखंड की लंबाई का पता लगाएं अगर एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए फ्रेंड्स, ये मान लीजिए एक रेखाखंड ले लिया। ठीक है, इस पर क्या बना दिया उन्होंने? वर्ग बना दिया, मतलब चारों भुजाएं बराबर। एक और ले लिया उन्होंने, दोनों की माप अलग अलग है, तो इस पर भी उन्होंने क्या किया? बना दिया, वर्ग बना दिया इस रेखाखंड पे, वो भी चारों भुजाएं बराबर होगी। तो 2 बार इसकी मैंने भुजा क्या मान ली फ्रेंड्स? A1 मान ली। इसकी भुजा क्या मान ली? A2 मान ली। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी A1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? A2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर है। वर्गों का क्षेत्रफल का अंतर मतलब A1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? पहले का क्षेत्रफल, अंतर के लिए माइनस करना पड़ेगा, दूसरे का क्षेत्रफल माइनस A2 का स्क्वायर। ये क्या आ गया? दोनों का वर्गों का अंतर जो कि 32 दिया गया है। दोनों का क्या दिया है? 32 दे रखा है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? आप सभी ने पढ़ा होगा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? A1 प्लस A2। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? A1 माइनस A2। एक
ब्रैकेट में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, एक में घटा देते हैं, बराबर 32 ज्यों का त्यों। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, बड़े रेखाखंड की लंबाई का पता लगाएं अगर एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर लंबा हो। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब A1 माइनस A2 मान लेते हैं, मैं A1 को बड़ा मान लेते हैं फिलहाल, तो A1 माइनस A2 बराबर कितना है, अंतर उसमें 2 रखा है, 2 सेंटीमीटर लंबा है ना, तो लंबा है तो घटाना पड़ेगा ना हमें, तो A1 माइनस A2 हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो A1 माइनस A2 यहाँ पे 2 रख देंगे। ठीक है, तो A1 धन A2 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी फ्रेंड्स, A1 धन A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 धन A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 2 जाएगा उस तरफ किस में, भाग में चला जाएगा, 32/2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। A1 धन A2 क्या आ जाएगा, 16, और A1 माइनस A2 दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है, A1 माइनस A2 2 दे रखा है, A1 माइनस A2 बराबर 2 दे रखा है। अब मैंने इनको क्या किया, जोड़ दिया, तो A2 से A2 कट गया, 2A1 बराबर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 2A1 बराबर क्या आ जाएगा, 2A1 बराबर क्या आ जाएगा, 18। अब काटेंगे तो A1 बराबर क्या आ गया, 9 आ गया, A1 बराबर 9 सेंटीमीटर, वही मैंने लंबा माना था क्योंकि A1 माइनस A2 बराबर 2, तो कितना आ गया, बड़े रेखाखंड की दूसरे बड़े रेखाखंड की लंबाई 9 सेंटीमीटर आ गई। तो बी ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन गलत क्रम में दिए गए हैं, 9 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उन संख्याओं का अनुपात 9:7 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है फ्रेंड्स, 1575, अनुपात दिया है 9:7। क्या दे रखा है उन्होंने, अनुपात दे रखा है, तो अनुपात दे रखा है तो 9x और इंटू 7x, क्योंकि गुणनफल दिया है संख्याओं का, तो 9x 7x गुणा कर दिए, बराबर संख्याएं दी हैं 1575। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैंने 9 से काट दिया, तो 9 एकम 9, कितना बचा, 9 6 15, 6 67, तो 9 7 63, 4 बचा 45, 9 पना 45। अब काटता हूँ मैं 7 से, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 15 16 17 3 35 बचा, तो 7 पना 35। एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर बराबर निकल के आ गया 25। तो x की वैल्यू अंडर रूट लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x की वैल्यू 5 आ गई, तो वह संख्या क्या थी, 9x और 7x थी, तो 9 पना 45 हो जाएगी एक, और दूसरी क्या हो जाएगी, 9 पना 45 और 7 पना 35, दूसरी संख्या ये हो गई। तो संख्याओं का योग पूछा है, क्या पूछा है, संख्याओं का योग, तो जोड़ दो दोनों को, 5 और 5 10 का 0 हो जाएगा, 4 और 3 7 और 1 8, 80 उनका योग आ गया, सी ऑप्शन सही आ गया 80। संख्याओं का योग कितना निकल के आ गया, 80। बिल्कुल आसान था, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, जो बोला वो हम करते गए। 10वां देख लेते हैं हम यहाँ पे, लास्ट तक रहें फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, आप खुद देखें कितने कर पाते हैं, बिल्कुल विस्तार पूर्वक यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। एक विभाजन में एक छात्र ने 36 के बजाय विभाजक के रूप में 63 ले लिया, विभाजक मतलब जिसके द्वारा हम भाग दे रहे हैं, उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर ज्ञात करें। तो माना मैंने भाज्य जिसमें भाग दे रहे हैं, भाज्य बराबर x मान लिया, भाज्य बराबर क्या मान लिया, x मान लिया मैंने। ठीक है, तो क्या करेंगे, x में हम भाग देंगे कितने का, 36 के बजाय उसने 63 का दे दिया है, तो हमने 63 का दे दिया, उत्तर कितना आ गया 24। तो x की वैल्यू हमारी तुरंत निकल के आ गई, x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 24 इंटू 63, ये निकल के आ गई x की वैल्यू। ठीक है, ये जो हमारा भाज्य था, अब वास्तव में उसे 36 का भाग देना था, तो हम आप क्या करते हैं, 36 का भाग दे देते हैं, 36 का। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 × 36। ठीक है, हमने काटा और 3 से काटेंगे तो 21 दूनी 42, 21 × 3 63, कितना आ गया, 21 आ गया, 21 दूनी 42, तो सही उत्तर उसका आ जाएगा 42। कितना निकल के आ गया, सही आंसर 42 निकल के आ गया, जो कि कहाँ पे है, सी ऑप्शन में है। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही आंसर होगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, रीजनिंग है, तो जिस तरीके से हम इसमें एनालॉजी है, जिस तरह से पहले में किया जाता है, उसी प्रकार का नियम दूसरे में भी हमें फ्रेंड्स लगाना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आप सभी से ये बन जाएगा। तो इसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया है फ्रेंड्स, अगर आप सभी आंसर ला के बताएँ, सभी लोग बता सकते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये ए से बी पे गए हैं फ्रेंड्स, कहाँ पे गए हैं, ए से मतलब बी से ए पे गए हैं, तो इन्होंने क्या किया है, -1 किया है। ठीक है, उसी प्रकार से सी से ई पर गए हैं, तो क्या कर दिया है, +2 कर दिया है, कितना किया है, +2। ठीक है, और जिस तरह से ओ से एन पर गए हैं, यहाँ पे भी -1 होगा है, क्योंकि
एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। तो -1 इन्होंने कर दिया है, क्या कर दिया है, -1 कर दिया है। और जो पी से आर पे गए हैं ये भी क्या किया है, +2 किया है। तो यही रूल यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। अगर आप इसमें भी चेक करें तो -1 और +2 होगा। तो हमें इस तरीके का ऑप्शन देखना है जिसमें यही नियम लगे। कौन सा नियम लगे कि -1 और +2 हो, -1 और +2 हो। तो 21 ऑप्शन में हो रहा है फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ पे सभी ऑप्शन को देखें, आप पहला ऑप्शन चेक करें, ठीक है फ्रेंड्स। आपको सभी के नंबर याद होने चाहिए, जैसे ओ के 15, एन के 14, पी का 16, आर का 18। अगर नंबर याद हैं तो बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं, और ना भी हो तो भी आप लिख के कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करूँ, सी ऑप्शन को देखूँ तो ठीक है, डब्लू का होता है 23 और भी का होता है 22, ठीक है। तो मतलब एक कम हुआ है, -1 यहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है, -1 हुआ है। और एक्स से कहाँ पे गए हैं, एक्स से जेड पे गए हैं। तो एक्स वाई जेड 2 का बड़ा है, +2 हुआ है। तो यही ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12वां। 122 से हम कहाँ पे पहुँचे हैं, 122 से हम 70 पे पहुँचे हैं। तो 290 से कहाँ पे पहुँचेंगे, तो 122, 11 का वर्ग क्या होता है, 11 11 121, 11 का वर्ग क्या होता है, 11 11 होता है 121, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, जो अभाज्य संख्या का वर्ग है उसमें उन्होंने 1 जोड़ दिया है, +1 जोड़ दिया है। क्या किया है, 1 जोड़ दिया है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 122 आ जाएगा, यहाँ पे आया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स देखूँ 122 को इसी तरीके से, 170 को इसी तरह से देखूं तो 170 में आप देखेंगे क्या होगा, 11 के बाद की अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 12 तो है नहीं, 13। तो 13 13 में क्या होता है, 169, 169 और +1 किया तो कितना आ गया, 170। मतलब अगली अभाज्य संख्या के वर्ग में उन्होंने क्या किया, 1 जोड़ दिया। 290 को आप चेक करिए। अब आपको वर्ग याद होना चाहिए, आपको पता है कि 289 वर्ग होता है, ठीक है। 289 फ्रेंड्स क्या होता है, वर्ग होता है। तो कितने का होता है फ्रेंड्स 289, अगर आप यहाँ पे देखें कितने का होगा 289, अगर आपको याद है 17 17 289, 17 17 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, और +1 जोड़ना है उन्हें, क्या करना है, 1 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा 290। अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 17 के बाद 19 ही आती है ना, 18 19। तो 19 का वर्ग 361 और उसमें 1 जोड़ेंगे, 19 का वर्ग कितना होता है फ्रेंड्स 361 और 1 जोड़ेंगे तो 362। तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा तगड़ा नियम लग रहा था लेकिन अच्छे से देखें तो समझ में आ जाता है। 13वां प्रश्न देखते हैं। जिस प्रकार का मैंने एक सवाल बताया था, एक काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत आसान है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को ए दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को बी दिन में, तो दोनों मिलकर ए बी बटे ए धन बी। तो एक 20 में कर रहा है, दूसरा 30 में, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, ए बी बटे ए धन बी, यानी 20 × 30 बटे 20 + 30 यानी 50। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और 5 चौको 20 और 4 दिया 12 दिन में। कितना सरल है, 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कितने में करेंगे दोनों मिलके, 12 दिन में कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 14वां। दी गई संख्याओं की श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उस संख्या का चयन करें। आप सभी आंसर दें जल्दी से और लास्ट तक जरूर रहें क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ फ्रेंड्स 17 से गए 19 पे, 19 से गए 23 पे, 23 से गए 29 पे। कुछ समझ में आ रहा है, ये तो सभी अभाज्य संख्या हैं। 17 19 23 29 29 के बाद अगली अभाज्य संख्या आनी थी 31। 33 में भाग चला जाता है, फिर 37 अभाज्य संख्या 41, 33 गलत हो जाएगा। इस प्रकार से बी ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, 31 नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न सारणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तार्किक रूप से क्या आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा एक डिब्बा सा बना हुआ है, इस तरीके से बना रहता है। अब आपको इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो कोई ना कोई फ्रेंड्स जरूर नियम लग रहा होगा, आप करें, कुछ समझ में आएगा। तो अगर यहाँ पे आप देखें 7 धन 3 10 होता है, और 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके ये संख्या प्राप्त की है। 30 और 10 40, 40 में 2 का भाग दिया तो 20 ये संख्या प्राप्त की। इसको मान लें x, तो 145 +
एक्स बटे 2 बराबर कितना प्राप्त किया गया है? 95 प्राप्त किया गया है। अब देखिए आप 145 प्लस एक्स बराबर 95 दूनी क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10 का 0, 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब माइनस कर दें आप तो x बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? निकल के अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 45 ही बचेगा। कितना बचेगा? 45 दूनी क्योंकि 90 होता है, 45 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 16वां। यहाँ पे और बड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन देखने में ही थोड़ा आसान लग रहा है। आप खुद करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आसान है, कुछ नहीं है। ये कितने का वर्ग है? ये 8 का वर्ग है 64। 11 11 121, 11 का है, ये 13 का है। अब अगर इन आप तीनों को जोड़ दें 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और 19 और 13 कितना हो जाएगा? 19 और 13 32। मतलब उन जितने का वर्ग है उन सबको जोड़ के हमने ये संख्या प्राप्त की। यहाँ पे 12 12 होता है 144 और 14 का वर्ग होता है 196 और 9 का होता है 81। सबको जोड़ेंगे हम 14 और 12 कितना हो जाएगा? 26 और 9 35। मतलब सबको जोड़ के प्राप्त की। इसी तरीके से यहाँ पे हम लास्ट वाले में भी फ्रेंड्स करेंगे। सभी का आप देखिए वर्ग बनाइए कि कितने का है। 17 का होता है 289, 17 का वर्ग। और 441 सभी को पता है 21 का होता है। 225 सभी जानते हैं 15 का। सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। 7 और 1 8 और 5 13 की 3, 2 1 3 1 4 1 5, 53 आ गया। 53 किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन में। इस तरीके से ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बड़ा मज़ेदार यहाँ पे था ये। 17वां देखते हैं हम। एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही, यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा की ओर है तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। यहाँ पे 3 बजेंगे, यहाँ पे 4 बजेंगे, यहाँ पे 5 बजेंगे, यहाँ पे 6 बजेंगे। तो बजा कितना है फ्रेंड्स? 4:30 बजा हुआ है। तो घंटे की सुई ये है और मिनट की सुई ये है। तो अगर आप इसके क्रम में जैसा पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, मिनट की सुई को आप क्या करें? पूर्व दिशा में कर लें या आप इसको मोबाइल को घुमा दें तो आसानी से आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख पाएंगे कि कौन सी दिशा जो यहाँ पे पूछ रहे हैं। घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो घंटे की सुई होगी आपकी पूर्व और उत्तर के बीच, यानी सी ऑप्शन सही होगा, उत्तर पूर्व में। कहाँ पे होगी फ्रेंड्स? उत्तर पूर्व हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18वां। निम्नलिखित में अभाज्य संख्या है, बहुत आसान है। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? बिल्कुल भी फ्रेंड्स मिस ना करें, अपॉर्चुनिटी लास्ट तक रहें, देखें आप कितने कर पाते हैं। तो 23 सीधी सी बात है, अभाज्य संख्या बहुत आसान था। ये ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे a प्लस सी बराबर कितना दे रखा है? 16। तो संख्याओं पर आधारित है, आसानी से आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ जोड़ा होगा। a की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। a b c की कितनी होती है? a की 1 होती है, a की 1 और c की 3। इसी प्रकार से b की a b 2 होती है और d की 4 होती है। अब 1 और 3 को जोड़ा तो कितना आ गया? 4। और उसका कर दिया वर्ग तो 4 चौको 16। यहाँ पे 16 दिया गया है। अब 2 और 4 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा? बराबर निकल के आ जाएगा 4 और 2 6। और उसका वर्ग किया तो 36। 36 किस ऑप्शन में है? बी में। तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि 5 संख्याओं का औसत 15 है तथा 10 संख्याओं का औसत 30 है, यहाँ पे है लिखा हुआ है, तब सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? फ्रेंड्स अगर a1 संख्याओं का औसत b1 है, a1 संख्याओं का औसत b1 है और a2 संख्याओं का औसत कितना है? b2 है। a2 संख्याओं का औसत b2 है। तो सभी संख्याओं का औसत पता क्या होता है? a1 b1 प्लस a2 b2 अपॉन a1 प्लस a2, a1 प्लस a2, मतलब ये नीचे सभी संख्याओं का योग है। तो a1 की वैल्यू क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। और b1 क्या है? उनका औसत। तो औसत कितना है? 15 है। प्लस 10 संख्याओं का औसत, a2 की वैल्यू क्या है? 10 है। संख्याओं का औसत कितना है? 30। तो b2 की वैल्यू कितनी हो गई? 30। और सभी संख्याएं 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 यानी 15 हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा फ्रेंड्स? 15 है तो 15 से ही ऊपर नीचे कट रहा है, 15 से 15 कटा, यहाँ 15 दूनी 30 आ गया। तो क्या बचेगा? 10 दूनी 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 बचेगा तो बराबर हो जाएगा 25।
तो 25 किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था। तो संविधान सभा की बात की जाए फ्रेंड्स, तो हिंदू से कुल 163 सीटें थीं, मुस्लिम से 80 थीं, अनुसूचित जाति की 31 थीं, और भारतीय ईसाई की 6 थीं, और पिछड़ी जनजातियों की भी 6 थीं। भारतीय ईसाई की भी 6 थीं और पिछड़ी जनजातियों की भी 6 थीं। तो बराबर पूछा है, एक समान प्रतिनिधित्व, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होगा। कुल 296 सीटें थीं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। संगठन दिया है, संस्थापक दिया है। गदर पार्टी के संस्थापक रामनाथपुरी, आपने पढ़ा होगा, ये तो है ही नहीं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, सोहन सिंह भाकना, और उनके साथ में लाला हरदयाल। 1913 में पूछा जाता है, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी फ्रेंड्स, 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पूछा जाता है, और सोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई थी। तो ये तो हमारा गलत है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट की देखें, हमसे पूछा गया है कि इसमें सही फ्रेंड्स कौन सा है, क्या पूछा गया है, सही कौन सा है। तो इसका सही फ्रेंड्स कौन सा निकल के आ जाएगा, सर सैयद अहमद खां। ये बिल्कुल सही, इन्होंने इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। दूसरा ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और चंद्रशेखर आज़ाद की बात की जाए तो उन्होंने किसकी स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की थी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना उन्होंने नहीं की थी, बल्कि इंडियन रिपब्लिक पार्टी की आर्मी की स्थापना किसने की थी, सूर्यसेन ने 1930 में। इसकी स्थापना की थी किसने, सूर्यसेन ने 1930 में। तो ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा सही होगा। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं, वुड डिस्पैच कब आया वुड डिस्पैच। तो फ्रेंड्स 1854 में वुड डिस्पैच किस लिए आया था, शिक्षा के माध्यम के रूप में आया था, अंग्रेजी शिक्षा को बनाने के लिए। उच्च शिक्षा के लिए सबसे उत्तम अंग्रेजी माध्यम होगी, अंग्रेजी शिक्षा होगी, यही वुड डिस्पैच में था। परंतु इसमें ये भी था कि जो देसी निचले स्तर पर वहाँ पर देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो 1854 में आया वुड डिस्पैच। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसने जून 1951 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की। तो फ्रेंड्स 1951 में जे.बी. कृपलानी के नेतृत्व में बागी कांग्रेसियों ने किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अगर अन्य सदस्य पूछे जाएं 2 नेता, तो पीसी घोष, टी प्रकाशम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया। ध्यान रखें, पुनर्निर्वाचन, पहले तो वो वहाँ से बंगाल से चुने गए थे, लेकिन पुनर्निर्वाचन की बात है। अंबेडकर को सर्वप्रथम बंगाल प्रांत से मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था पहली बार, लेकिन विभाजन के उपरांत उनकी सदस्यता समाप्त हो गई और बम्बई विधानसभा में उनके दल को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। तब ऐसे में फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन डी में, इनकी सिफारिश पर उन्हें पुनर्निर्वाचन किया गया। कहाँ से फ्रेंड्स, बम्बई विधानसभा से, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक अच्छा यहाँ पर प्रश्न था जो पूछा गया था, कहाँ से, बम्बई विधानसभा से पुनर्निर्वाचन हुआ राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल की सिफारिश पर। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में सजाएं। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कर देंगे। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1851 में। कब हुई थी, 1851 में हुई थी। तो हम सबको यहाँ पे लिखते जाते हैं जिससे कि हमें आसानी हो, ठीक है। इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1866 में। कब हुई, 1866 में। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी व जगन्नाथ शंकर सेठ द्वारा 1852 में। कब हुई थी, 1852 में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई। और किसके द्वारा की गई थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन द्वारा। अब हम क्रम में सजा लेते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, यानी सबसे पहले एक आएगा, यानी ए और सी में उत्तर होगा। इसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन, मतलब 3। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही आंसर होगा, 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, नायक विद्रोह के बारे में क्या सही नहीं है।
सही नहीं है। और आप लिखते जाएं कि आपसे जो प्रश्न नहीं बना है, बाद में आपको कैलकुलेशन करने में मदद मिलेगी कि आपके कितने मार्क्स 300 में से आए हैं। तो नायक विद्रोह के बारे में क्या सही नहीं? नायक विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बंगाल के मिदनापुर जिले में 1806 से 1816 तक। ठीक है। इस विद्रोह में रैयतों ने कंपनी द्वारा बढ़ी हुई दर से लगान चुकाने से इनकार कर दिया। ठीक है। और इस विद्रोह के नेता कौन थे? अचल सिंह थे। कौन थे इसके नेता? अचल सिंह। तो फ्रेंड्स, पहला तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह विद्रोह बंगाल के मिदनापुर में लगान बढ़ोतरी के विरोध में रैयतों द्वारा चलाया गया। इस विद्रोह में छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया गया, ये भी सही है। सी ऑप्शन पे जहाँ इस विद्रोह का नेतृत्व चक्रविसाई द्वारा किया गया, तो यह अचल सिंह द्वारा किया गया था, यही गलत है। तो सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 28वां। आधुनिक भारत में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सभी ऑप्शंस देख लें आप। गोपाल कृष्ण गोखले ने समाज सुधार उद्देश्य से भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो ये सही कथन है। राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत शिवदयाल साहब द्वारा की गई थी, ये भी सही है। कहाँ पे? 1861 में आगरा में। सर सैयद अहमद ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, ये भी सही है। सर सैयद अहमद ने जो पत्रिका चलाई थी तहजीब उल अखलाक। राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह के समर्थन एवं समाज सुधार के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए उदंत मॉडर्न समाचार पत्र निकाला था। ये कथन गलत है, क्योंकि जो उदंत मॉडर्न था वो किसके द्वारा चलाया गया था? फ्रेंड्स, आप सभी ने पढ़ा होगा, हिंदी में ही पढ़ा होगा, कानपुर से जुगल किशोर द्वारा। तो डी ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ संविधान की समिति उपसमिति हैं, उनके अध्यक्ष हैं, तो आप सभी को पढ़ें। और इस प्रश्न के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि जो ऑप्शंस हैं शायद किसी में भी आंसर नहीं है, तो ये आप देख लें। अल्पसंख्यक उप समिति, जो अल्पसंख्यक उप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे उसके? एच.सी. मुखर्जी। तो यहाँ पर है। मूल अधिकार उप समिति की जे.बी. कृपलानी, तो जे.बी. कृपलानी हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स। और राज्य समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों याद कर लें। इसका आप एक अंक मान लें कि सभी का सही है। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद, और राज्य समिति उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न था यहाँ पे। नेक्स्ट पर आते हैं। कोयला क्षेत्र सिंगरौली कहाँ स्थित है? तो कोयला क्षेत्र सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन से कथन सही हैं, ये पूछा गया है आपसे राष्ट्रगान के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या कि कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया गीत 24 जनवरी 1947 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। तो आप सभी ने पढ़ा होगा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? यह 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। तो पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है। यह गीत पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ये आपने कई बार पढ़ा होगा, सही कथन है। इसे गाने में कितने 52 सेकंड लगते हैं। अगर छोटे रूपांतरण की बात की जाए तो उसमें 20 सेकंड लगते हैं, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है। तो इस प्रकार से सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहला कथन है वो गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया? तो इस 3 स्तरीय विभाजन को 1820 में थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। आपने देखा होगा मैथ भी थी, रीजनिंग भी थी, सभी विषय आपको देखने को मिल रहे हैं फ्री में। इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है। आपके पूरे 120 प्रश्न और 300 मार्क्स। अगर आपके 200 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को शक विजेता जाना जाता है। ठीक है।
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त ही बैठा था। यह किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, और समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासक था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 34वां प्रश्न। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ पर? तो अपने प्रिय शिष्य जो आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। कहाँ पे? वैशाली में। तो इस प्रकार से बी सही उत्तर होगा, वैशाली। आगे बढ़ते हैं, यापनी किसका एक संप्रदाय था? तो जो यापनी है जैन धर्म की श्वेतांबर मान्यताओं का पालन करने वाला संप्रदाय था। इस प्रकार बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है। तो मुगल जो साम्राज्य में था, क्या पूछा गया है? मदद ए मांस या विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि थी। ठीक है, तो इस प्रकार से सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? मीर सैयद अली। सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और फ्रेंड्स लाइक और शेयर करते रहें। कम से कम एक व्यक्ति जरूर 10 लोगों को शेयर करेगा, किसी भी प्रकार से करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, और लास्ट में आप मार्क्स बताएं, ये भी बताएं कि मैंने इतने लोगों को शेयर किया। कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथ का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो इस जो झगड़े की जड़ थी वो क्या थी? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। ये ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देशनायक कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में अध्यक्ष बनाने के बाद क्या कहा था? अध्यक्ष बनने के बाद देशनायक की उपाधि दी थी। तो किसके द्वारा दी गई थी फ्रेंड्स? रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही आंसर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये तो कई बार और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, आप सभी से बन जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1916 में जो लखनऊ में आयोजित अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? AC मजूमदार ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में कांग्रेस के गरम एवं नरम दल में एकता स्थापित हो गई। तो AC मजूमदार सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तो बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में नासिक में, कहाँ पे? नासिक में मित्र मेला नामक संस्थान की स्थापना की, जो कि मेजनी के तरुण इटली के नमूने पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, किसी स्थान का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है, उसी जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो अगर बात की जाए उस स्थान के समय की गणना करनी है जो ग्रीनविच से आगे कितना है, तो हम 6-3 कर देंगे। कितना कर देंगे? 6-3, तो 3 घंटे आगे है। कितना आगे है? 3 घंटे फ्रेंड्स आगे है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट में कितना होता है? 1 घंटा। 15 मिनट में 1 घंटा, तो 3 घंटे के लिए कितना हो जाएगा? 15×45, 45 देशांतर का फर्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री देशांतर का फर्क होगा, और यह क्या होगा? पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जब पुष्कर की पहाड़ियों पर भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो पुष्कर पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और उसी के निकट बालोतरा है, तो बालोतरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। आसान है, मैंने कराया भी है। तो मिश्रित कृषि से तात्पर्य कई तरह की फसलें उगाना, साथ में पशुपालन करना। इस प्रकार सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध जो फिंगर झील है वो कहाँ पर है?
तो यह कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्या, न्यूयॉर्क। आगे बढ़ते हैं, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? कर्क व मकर रेखा के बीच। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति, जो भारत का प्रमुख है वो राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा पदासीन होता है, अतः भारतीय संविधान गणतंत्रीय है। क्योंकि इसकी सबसे मुख्य चीज़ है गणतंत्र के लिए, यह कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता है। तो इस प्रकार से डी का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, इससे अभिप्राय है। तो यहाँ पे कूट दिए गए हैं कि कौन कौन सी, थोड़ा सा लंबा है, आप पहले सभी पढ़ लें कि इसमें से सही कौन कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे, राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। किसी भी प्रकार का धार्मिक आधार पर विभेद नहीं करेगा, ठीक है। राज्य सभी धर्मों को क्या करेगा, सम्मान मानेगा, राज्य सभी धर्मों का सम्मान मानेगा। और अगर इसमें हमें गलत पहचान लें कि गलत कौन सा है, सभी लोगों को विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। शैक्षणिक संस्थानों को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता होगी, तो यह जो धर्मनिरपेक्षता से है उतना अधिक मेल नहीं खा रहा। इस प्रकार से तीसरा ये सही नहीं होगा, 1, 2 और 3 ही सही होंगे, 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 किस में है, बी ऑप्शन में है। इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। 1, 2, 3, माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी मैंने बताया था सही है, ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन सही आंसर होगा, 1, 2, 4, क्योंकि तीसरा ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ठीक है। सभी लोगों को विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी, बिल्कुल सही है। राज्य सभी धर्मों को सम्मान मानेगा, ये भी बिल्कुल सही है। और पहला तो मैंने बताया था कि सही है ही, राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। तो 1, 2, 4 हमारे सही हो जाएंगे। इस प्रकार से ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया, ये गलत है फ्रेंड्स। ये कथन क्या है, गलत है। जो नीति निर्देशक सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, 1935 से ग्रहण नहीं किए गए। हालांकि भीमराव अंबेडकर ने इन सिद्धांतों की तुलना भारत शासन अधिनियम 1935 से की थी, तुलना की थी लेकिन लिए नहीं गए थे। तो ये प्रश्न पूछा जाए कि किसने की थी, तो भीमराव अंबेडकर ने फ्रेंड्स इसकी तुलना की थी, ठीक है। और अगर बात की जाए ब्रिटिश शासन द्वारा गवर्नर जनरल और औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को इससे सीधे सीधे अनुदेश दिए गए। तो अब इसमें कौन कौन से कथन सही हैं, पहला गलत है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के महान लक्षणों को प्राप्त करना है। तो आप इसको बताएं कि ये सही है या नहीं है। और यहाँ पे कथन भी आप देख लें, तो पहला गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है, नीति निर्माण सिद्धांतों का उद्देश्य प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के महान लक्षणों को प्राप्त करना है। तीसरा देखें, नीति निर्माण करते समय तथा कानून बनाते समय सरकार को नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है, ये भी सही है। और चौथा देखें, नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायिक संरक्षण है तो नहीं है। तो इस प्रकार 2, 3 ही सिर्फ हमारे सही हैं। तो और 2, 3 किस में है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन में। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से सही कथन चुनें। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए कोई भी व्यक्ति तभी योग्य है जब वह 40 वर्ष की आयु, तो यह 35 वर्ष की आयु है। तो इस प्रकार से पहला कथन हमारा सही नहीं है। भारत को उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है।
जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के समान होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जैसा नहीं होता है। तो दूसरा कथन भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। तो ये भी हमारा गलत है। इस प्रकार से इसमें ना तो एक है सही और ना दो सही है। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा, अधिकतम 6 महीने तक। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो सर्वाधिक विद्युत उत्पादन ताप विद्युत के द्वारा, लगभग 60% तक ताप विद्युत के द्वारा होता है। कौन सा आर्थिक संरचना में नहीं आता है? अधिसंरचना में नहीं आता है। सड़कें आती हैं, रेलवे आती हैं, ऊर्जा आती है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य नहीं आता है। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंडाल्को स्थापित है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही आंसर होगा। यह एक एल्यूमिनियम कंपनी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो धुरिया बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। और नटवरी कहाँ पर है? ये भी पूर्वांचल में है, पूर्वांचल का नृत्य है। और धीवर कहार जनजाति से संबंधित है। धीवर नृत्य कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और नटवरी मैंने बताया कहाँ पे है? अहीरों तथा यादवों द्वारा पूर्वांचल में, ठीक है। और कर्मा यहाँ पे दिया गया है महोबा, जो कि गलत है। कर्मा सोनभद्र की खोखर जनजाति, कहाँ पे? सोनभद्र। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन सही होगा, जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तमाशा संगीत प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ पे है? यह किस प्रदेश से संबंधित है? तमाशा। तो सही आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। बिंदादीन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज सभी किससे संबंधित हैं? कथक से संबंधित हैं। लेकिन ध्रुव तारा जोशी हैं, ये किससे? ये आगरा घराने के हैं। और किससे संबंधित हैं? सितार से संबंधित। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कार नहीं है? तो हॉकी के जादूगर हैं ध्यानचंद। इनके जन्म दिवस 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा खेल संबंधी समस्त पुरस्कार दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। लेकिन विश्वामित्र पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त होगा? तो सही आंसर होगा उल्का पिंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अभी 60 हुए, आधे हुए हैं, तो धैर्य बनाए रखें और पूरा मजा लें पूरे सेट का। 1940 के दशक में निर्मित स्टिलवेल रोड निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में लेडो और म्यांमार से होकर चीन में कोंगकिंग। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही आंसर होगा। बहुत लंबा है, 1726 किलोमीटर है। भारत में सिर्फ 61 किलोमीटर, म्यांमार में 1033, चीन में 632 किलोमीटर। इस रोड को फ्रेंड्स अब लेडो रोड के नाम से भी जाना जाता है, लेडो रोड। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम को पहचानें। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी? उत्तर प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। तो इस प्रकार बी ऑप्शन से हमारा सही क्रम बनेगा। उत्तर प्रदेश सभी को पता होगा, इसके बाद जरूर याद कर लें महाराष्ट्र, फिर बिहार। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 63। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की कुल साक्षरता 64.76% है।
ठीक है फ्रेंड्स, भारत में पुरुषों की साक्षरता 82.14%, तो 82.14% बिल्कुल सही है। और महिलाओं की कितनी है? 65.45%। लेकिन जो कथन पहला दिया गया है, जो कुल साक्षरता दी है, वो 64.76 नहीं है बल्कि 74.04 है। कितनी है? 74.04% है। पुरुष साक्षरता बिल्कुल सही है और महिलाओं की बात की जाए तो 65.45%। और भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य राजस्थान है जी। तीसरा ऑप्शन दिया गया है क्या? भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला, तो ये भी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, महिला साक्षरता दर तो न्यूनतम है कहाँ पे? राजस्थान में, सिर्फ 52.66% है। ठीक है, लास्ट क्या दिया है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। ये सही है, चौथा सही है। और फ्रेंड्स कौन सा सही है? दूसरा सही है। तो दूसरा और चौथा सही होगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखें, दूसरा और चौथा। दूसरा सही है, पुरुषों की साक्षरता 82.14 और न्यूनतम साक्षरता दर वाला बिहार। बाकी मैंने सभी तत्व वैसे भी स्पष्ट कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार नीचे दिए गए केंद्र शासित, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम बताना है। तो दिल्ली की सबसे ज़्यादा है, तो सभी में दिल्ली प्रथम दिया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पुदुचेरी की है, कहाँ की? पुदुचेरी की है। फिर चंडीगढ़ की है, पुदुचेरी, चंडीगढ़। इस प्रकार डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, वनों की कटाई के प्रमुख कारणों में शामिल है। झूम कृषि बिल्कुल सही है। झूम कृषि के लिए वनों को साफ किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में ईंधन की आवश्यकता के लिए तो हर गांव में वनों की कटाई की जाती है। विकास परियोजनाओं में भी ज़रूरत पड़ती है काटने के लिए, और अत्यधिक चराई भी के कारण भी वनों को काटा जाता है। इस प्रकार से ये सभी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत से क्षेत्रों में भूजल स्तर काफ़ी नीचे चला गया, जिसका कारण है? भूजल स्तर नीचे होने का कारण क्या है? तो अत्यधिक एवं अवैज्ञानिक तरीके से सिंचाई के लिए पंपों का प्रयोग बिल्कुल सही है। लगातार अवैज्ञानिक तरीकों से अत्यधिक रूप में किया जा रहा है क्या? सिंचाई के लिए पंपों का उपयोग, खासकर हरियाणा, पंजाब में तो ज़बरदस्त तरीके से। घरेलू कार्यों में जल का व्यय, तो व्यय होता तो ना होता अपव्यय, तो ये भी बिल्कुल सही है, अपव्यय किया जा रहा है। तीसरे को अगर हम देखें तो पीने के जल का अत्यधिक प्रयोग, फिल्टर एवं नवीन संयंत्रों द्वारा संदूषित जल के नाम पर जल का अपव्यय, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ये सभी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बीच में कोई भी ना छोड़े, लास्ट तक रहें और लाइक और शेयर सभी जरूर करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपको ही पता चलेगा, ज़्यादा लोग शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोग मार्क बताएंगे तो आपके मार्क्स कितने इसमें आए हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। इस प्रकार बी ऑप्शन सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर प्राप्त नहीं होंगी? तो ये तो बिल्कुल आसान है। कर्क रेखा के जितने हम उत्तर में जाएंगे वहां पर मुश्किल होगा सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर होना, तो इस प्रकार से श्रीनगर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आग्नेय शैल नहीं है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायराइट, गैब्रो, ये सब क्या है फ्रेंड्स? आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट क्या है? आग्नेय चट्टान है। गैब्रो क्या है? आग्नेय चट्टान। लेकिन नाइस नहीं है, तो डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य है। तो ये फ्रेंड्स कहाँ पे है? गुजरात, कच्छ में। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मानक समय की आम उत्तर नहीं गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है फ्रेंड्स? 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र नहीं है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो सबसे कम होती है लेह लद्दाख में। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। जैसलमेर में भी ना के बराबर होती है। अगर दूसरा ऑप्शन आप पूछा जाएगा, इसमें लेह ना होता तो जैसलमेर ही सही आंसर होता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मुरी झारखंड में ही है, अलवाय केरल में ही है, कोयली तो गुजरात में आप सभी ने पढ़ा होगा, धर्मापुरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजघाट बांध कहाँ स्थित है?
तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। और भी पूछी जाती हैं गैस आधारित, तो उत्तर प्रदेश के औरैया में है, मध्य प्रदेश के विजयपुर में भी है गैस आधारित, तो गुजरात के गांधार में भी है। और यहाँ पे पूछा गया है उड़ान, तो उड़ान कहाँ पे है? उड़ान गुजरात में गैस आधारित शक्ति परियोजना है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका सही आंसर यहाँ पे, माफ़ी चाहता हूँ, उड़ान है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, गुजरात में कांधार है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कौन सी है? औरैया है। और विजयपुर भी बहुत प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। तो सी सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं, बेलाडीला लौह अयस्क किस स्थान पर है? एक तो याद रखें बेलाडीला क्या है? लौह अयस्क है। वो कहाँ पे है? तो बेलाडीला है छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में एस सी वर्मा को पद्मश्री दिया गया, वह एक प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्री। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके मक्का उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पूछा जाए मक्का का जन्म स्थान क्या है? तो मैक्सिको है। मक्का का जन्म स्थान मैक्सिको, और यह उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। तो भारत में सर्वाधिक आंध्र प्रदेश, फिर द्वितीय कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर बिहार। ठीक है, तो पहले पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे क्या आएगा? कर्नाटक, और फिर कर्नाटक के बाद क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? राजस्थान आ जाएगा, चौथे पे बिहार। तो आप मिला दीजिए कौन सी ऑप्शन में रहेगा? सबसे पहले आंध्र प्रदेश, यानी पहला ऑप्शन, और फिर इसके बाद तीसरा ऑप्शन। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। तो कोंकण रेल मार्ग है वो रोहा से शुरू होता है। रोहा, बीर, खेड़, चिपलूम, रत्नागिरी, राजापुर, कुणाल। ठीक है, और गोवा के पेरनेम, बीरना, मुदगांव। ठीक है, और कर्नाटक के अगर पूछा जाए तो करवार, अंकोला। इतने आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, और मंगलोर तक जाता है। याद रखें रोहा से मैंगलोर, इतना याद रखें कोंकण रेल मार्ग। तो यह किसे नहीं जोड़ता है फ्रेंड्स? जो प्रश्न में पूछा गया है बेलगाम को। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो आसान है, राधाकृष्ण नहीं थे। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम सभी थे, सभी मंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ है? तो कृत्रिम रबड़ कारखाना है मोदीनगर में। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है फ्रेंड्स? मोदीनगर में है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। तो ये मैं पहले ही करा चुका हूँ। सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है फ्रेंड्स? शारदा नहर। ठीक है, शारदा नहर सर्वाधिक लंबी नहर है। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उससे पहले प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ये ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ रही? तो बिहार की रही फ्रेंड्स कितनी? 25.4%। कितनी रही? 25.4%। ठीक है, और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, किसकी? उत्तर प्रदेश की, तो कम रही 20.2%। काफ़ी कंट्रोल रहा 20.2%। और अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 20.3%। 20.3%। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कितनी रही फ्रेंड्स? 21.3। तो सर्वाधिक कहाँ पर रही? सर्वाधिक बहुत बड़ा फासला है बिहार में। तो सी ऑप्शन सही आंसर होगा।
नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं। तो 3 राजधानियां हैं दक्षिण अफ्रीका की, दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल है। तो पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? अर्जेंटीना में। और यही क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना कहाँ पे है? बोत्सवाना अफ्रीका में है। ठीक है, याद कर लें। अटाकामा मरुस्थल चिली में है, दक्षिण अमेरिका में। और अरब कहाँ पे है? अरब प्रायद्वीप में। चारों याद करें, चारों इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका चिली में। कहाँ पर है? चिली में है। और ये कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में है। कालाहारी कहाँ है? बोत्सवाना में। बोत्सवाना में है कालाहारी। ठीक है फ्रेंड्स। और पेंटागोनिया कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। तो डी इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? बैकाल झील। इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 90वां प्रश्न, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। तो सवाना घास में उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। ठीक है। और इस घास मैदान को विभिन्न महाद्वीपों में अलग अलग नाम से जानते हैं। यही जो एक प्रकार के जो सवाना है एक से रहते हैं लेकिन कई महाद्वीपों में है, लेकिन उनमें अलग अलग नाम से जानते हैं। अफ्रीका में इसे हम क्या कहते हैं? सवाना, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। यह 3 से 4 फीट लंबी होती है, काफ़ी लंबी होती है। नेक्स्ट देखते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दुनिया में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? मैक्सिको। 2018-19 में यहाँ पे 6120 मैट्रिक टन चांदी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। ठीक है। तो मैक्सिको सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी एंटीज पर्वतमाला पर है। तो एंडीज पर्वतमाला पर कौन सा है? एकांक गुहा। तो पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। फीफा विश्व कप 2018 का उपविजेता कौन रहा? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और लास्ट में आप अपने मार्क्स बताएं, और अगर मेंशन करना चाहेंगे आप अपना डिस्ट्रिक्ट तो और अच्छा रहेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें फ्रेंड्स, जिससे मैं इसी प्रकार के अगले सेट भी लाऊं तो आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाएगी। अगर सपोर्ट मिलेगा तभी हम इतनी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, पूरा दिन सुबह से शाम तो सिर्फ लिखने में इसमें लगा। फीफा विश्व कप 2018 का उपविजेता कौन रहा? क्रोएशिया। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बजट 2020 में किस स्थान पर जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया। यहाँ पर करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो सही आंसर होगा रांची। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत खनिज संपदा है पूरे देश के कुल। तो सही आंसर हो जाएगा 2%। नेक्स्ट देखते हैं, जो भी गलत है उन्हें आप लिखते जाएं तो आसानी से मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 कहाँ आयोजित किया गया? इसमें थीम राज्य के रूप में किसे शामिल किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश को। और ये कहाँ पर? हरियाणा में। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही आंसर होगा। और थीम राज्य हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ ईयर 2019 किसने जीता? तो ये जीता रानी रामपाल ने। इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन से हैं फ्रेंड्स? 47 में। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में किसी उत्तर प्रदेश का अंतरिम पुलिस महानिदेशक बनाया गया। करंट अफेयर्स का प्रश्न। अब आपके सिर्फ 20 प्रश्न बचे हुए हैं। तो सही आंसर होगा हितेश चंद्र अवस्थी। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किसने आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ छोड़ा? यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न। तो किसने छोड़ा? ब्रिटेन ने। इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर हाल ही में कौन बनी? तो भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर बनी है कौन फ्रेंड्स? बाला देवी। तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य में भारत की पहली फ्रूट ट्रेन शुरू की गई?
हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली फ्रूट ट्रेन शुरू की गई? आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आसानी से बनते जा रहे होंगे। तो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली बंदर हाल ही में कौन बनी? तो सही आंसर हो जाएगा क्या? मो ओब्रायन। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 21वां काला घोड़ा जो रिपीट हो गया महोत्सव कहाँ शुरू होगा? तो 21वां हो, 20वां हो, 12, ये कहाँ पे होता है? मुंबई में ही होता है। तो इस प्रकार से मुंबई हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिकों ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अधिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो सही आंसर हो जाएगा जेसी बोस ने। इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो इसे हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं? लोयस। और यह जर्मनी के अल्सेस प्रांत में एक छोटा सा गांव है जहां पर इस प्रकार की पवन धूल से बनने वाली आकृतियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से लोयस सही आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम 108वां प्रश्न, निम्न में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो बॉन है जो जर्मनी में है वह राइन नदी पर है। काहिरा तो आप सभी ने पढ़ा होगा, मिस्र में नील नदी पर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी। और जो वियना है वो कहाँ पर है फ्रेंड्स? वो वोल्गा नदी पर नहीं है। वियना किस पर है? वियना है डैन्यूब नदी पर। तो डी यहाँ पर सही मैचिंग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते? तो सही आंसर हो जाएगा बाल्टिक सागर, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प। मैंने इस क्वेश्चन को कराया भी है। नेक्स्ट देखते हैं, टिक्का रोग किस में होता है? जिन लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है जरूर करें। तो टिक्का रोग होता है मूंगफली में। इस प्रकार से डी ऑप्शन हमारा सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये आपने कई बार पढ़ा है, ल्यूनहॉक ने की थी। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गौतम बुद्ध ने कहाँ पर अपना धम्मचक्र सूत्र का उपदेश दिया था? तो इसे हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं। ये कहाँ पे फ्रेंड्स दिया था? सारनाथ में। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो जस्ता जिसे हम जिंक बोलते हैं, निकल सल्फर डाइऑक्साइड जल को प्रदूषित करते हैं, जबकि कॉपर या तांबा जल प्रदूषक नहीं माना जाता। इसीलिए कॉपर के बर्तनों में जल को रखने से उसकी शुद्धता तक भी बढ़ जाती है। तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी? तो किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने। तो सी ऑप्शन सही आंसर होगा, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक इफेक्ट करती है? तो आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। और लास्ट में अपने मार्क्स बताएं 300 में से और अपना डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन करें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? कानपुर में। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही आंसर होगा। सिर्फ 2 प्रश्न बचे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया कहाँ पर है? तो यह इलाहाबाद में और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। इस प्रकार से बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर होगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं हम, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका प्रदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो फ्रेंड्स, अगर आप और भी सेट चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करके अपनी पूरी राय दें, मार्क्स बताएं, आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताएं। इस प्रकार से ये सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।